कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। यहाँ दोस्तों आज हम लोग संविधान की प्रस्तावना पर बात करेंगे। बहुत बात होती है संविधान की, आजकल बात बहुत होती है संविधान की रक्षा की बात, आजकल संविधान के पालन की बात, संविधान के सम्मान की बात खूब हो रही है। तो चलिए हम संविधान की सम्मान करते हुए प्रस्तावना बात करते हैं कि प्रस्तावना क्या है। देखो भाई, प्रस्तावना या उद्देशिका संपूर्ण संविधान का एक छोटा सारांश है। छोटा सारांश है ऐसा सारांश जिसमें संविधान के महत्वपूर्ण तत्वों का या उद्देश्यों का या लक्ष्यों का विवरण मिलता है। यानी हम संविधान का अध्ययन न करके संविधान की इस प्रस्तावना का अध्ययन कर लें तो हम संपूर्ण संविधान के लक्ष्यों का अध्ययन कर सकते हैं, संविधान की मूल भावना को समझ सकते हैं। यानी संविधान रूपी कहानी का अगर सारांश कहें, समरी कहें, तो ये प्रस्तावना है। और इस प्रस्तावना का विचार नेहरू जी के दिमाग में आया। जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना का विचार रखा और प्रस्तावना का विचार उन्होंने इसलिए रखा क्योंकि संविधान को समझने के लिए एक छोटा सा अंश प्रस्तावना को रखना जरूरी था, जिसमें जाकर कोई भी अध्ययन करके इस संपूर्ण संविधान की भावना को समझ सके। और इस प्रस्तावना को उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष रखा, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया। और यह प्रस्तावना जो है कुछ इस प्रकार से है। क्या कहता है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण बहुत संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख यानी 26 नवंबर 1949 मिति मार्च 6 शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित एवं आत्मप्रेरित करते हैं। इसका मतलब संविधान की प्रस्तावना में वो महत्वपूर्ण बातें हैं जिससे पूरा संविधान प्रज्वलित होता है। सबसे पहले हम बात करें तो यह संविधान हम भारत के लोग की बात करता है। यानी यह संविधान प्रस्तावना के जरिए इस बात को स्वीकार करता है कि सर्वोच्च सत्ता या शक्ति का स्रोत भारत की संपूर्ण जनता है। यानी सत्ता का स्रोत जनता है और संपूर्ण जनता के ताकत से संविधान सभा ने संविधान को एक्सेप्ट किया। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात होती है प्रस्तावना में, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात होती है। इसका मतलब प्रस्तावना के माध्यम से यह बात स्वीकारा गया है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। और संप्रभुता का मतलब है, अंग्रेजी में इसको सोवरेनिटी कहते हैं, संप्रभुता का मतलब है कि भारत अपनी आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए स्वयं सक्षम है, किसी अन्य देश या स्रोत पर आश्रित नहीं है। इस तरह इस प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया है। ये जोड़ा गया है इंदिरा गांधी ने 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा 76 में। और समाजवादी शब्द का मतलब है ऐसी व्यवस्था जहां देश के संसाधन उत्पादन वितरण पर समाज के सभी वर्गों का समान अधिकार होता है। लेकिन समाजवाद पूर्ण नहीं है क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है और मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र का सहअस्तित्व होता है। इसलिए भारत में आंशिक समाजवाद है, पूर्ण समाजवाद की जगह आंशिक समाजवाद है। पंथ निरपेक्ष सब प्रस्तावना में जोड़ा गया है। यह भी जोड़ा गया है 42वें संशोधन के द्वारा 76 में। और इसका मतलब कि राज्य विभिन्न पंथों के मामलों में निरपेक्ष है, न्यूट्रल है, तटस्थ है। वह सभी पंथों का समान रूप से आदर करता है, न किसी पंथ को बढ़ावा देता है, न किसी पंथ विशेष को दबाता है, बल्कि तटस्थ है। और इसी पंथ निरपेक्ष शब्द को हम धर्मनिरपेक्ष शब्द के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा लोकप्रियता है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मतलब है कि भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है जहां राष्ट्राध्यक्ष के पद का चुनाव होता है। यानी भारत ऐसा प्रजातंत्र है
लोकतंत्र है जहां पर राष्ट्रपति के पद का चुनाव होता है। उसके बाद कहा गया है कि सबको, सभी नागरिकों को 3 तरह का न्याय मिलेगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करता है जो इस प्रस्तावना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। सामाजिक न्याय का मतलब समाज में विशेषाधिकार नहीं होगा, समाज में जो विविधता है जाति के नाम पर, वर्ग के नाम पर, लिंग के नाम पर, उसका अंत होगा, विशेषाधिकारों का अंत होगा। आर्थिक न्याय का मतलब होता है कि जीवन यापन करने की गारंटी, हर व्यक्ति को आर्थिक आजादी यानी जीवन यापन करने के लिए न्यूनतम गारंटी सबको मिलेगी। और राजनीतिक न्याय का मतलब हुआ कि राजनीतिक क्रियाकलापों में सबको समान मौका मिलेगा। तो ये 3 प्रकार का न्याय है जो प्रस्तावना के माध्यम से हर नागरिक को देने का वायदा किया गया है। इस तरह विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म में उपासना की स्वतंत्रता, संविधान में प्रस्तावना के जरिए अपने अपने विचारों को व्यक्त करने, अपनी भावना को अभिव्यक्त करने तथा अपनी आस्था और विश्वास के अनुसार अपने अपने धर्म को मानने, उसके प्रति उपासना करने की स्वतंत्रता है। और आप जब पढ़िएगा मौलिक अधिकार आगे, तो मौलिक अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इस बात की पुष्टि करता है कि जो प्रस्तावना में बातें की गई है उसको संविधान आगे मौलिक अधिकार के माध्यम से व्यापकता प्रदान करता है। उसके बाद कहा गया कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता का मतलब हुआ कि हर नागरिक को एक समान प्रतिष्ठा के साथ विकास के लिए समान अवसर मिलेगा। और संविधान में समता का अधिकार है, लोक नियोजन में अवसर की समानता है, फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है समता का अधिकार। उसके बाद उन सब में व्यक्ति गरिमा का मतलब होता है कि व्यक्ति का स्वाभिमान, हर व्यक्ति के स्वाभिमान की रक्षा का संकल्प है। हर व्यक्ति के स्वाभिमान की रक्षा की जाएगी। और स्वाभिमान कब होगा? जब व्यक्ति सशक्त होगा। और ये राज्य का दायित्व है कि वह व्यक्ति गरिमा यानी सेल्फ रेस्पेक्ट को मजबूत करे। राष्ट्र की एकता, अखंडता, हमारे देश में विविधता है, वो चाहे भाषा के नाम पर हो, जाति के नाम पर हो, क्षेत्र के नाम पर हो, बोली के नाम पर हो, रंग रूप के आधार पर हो, विविधता में एकता हमारी ताकत है। लेकिन राष्ट्र की एकता, अखंडता को मजबूत करने का संकल्प इसलिए व्यक्त किया गया है कि विविधता में एकता बनी रहे और इसमें अखंडता शब्द को जोड़ा गया है 42वें संशोधन के द्वारा 76 में। उसके बाद बंधुता, संविधान में बंधुता की बात कही गई है प्रस्तावना में। बंधुता का मतलब भाईचारे की भावना, यानी आपस में भाईचारे की भावना होगी, बंधुता को मजबूत करने का संकल्प है। तो ये संविधान की प्रस्तावना के कुछ अहम तत्व हैं जिसको प्राप्त करने के लिए हमारा संविधान इतना व्यापक रूप प्रदान कर पाया है। उसके बाद कहा गया दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में, यानी संविधान सभा ने इन महत्वपूर्ण तत्वों को विश्वास और शपथ के आधार पर संकल्पित करते हुए 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मकृत करने का फैसला करता है। यानी इस प्रस्तावना को संविधान सभा ने एक्सेप्ट करते हुए, संविधान को स्वीकार करते हुए संविधान सभा ने संविधान को पारित कर दिया 26 नवंबर 1949 को। यानी संविधान में जो प्रस्तावना है और संपूर्ण संविधान में जो व्यापकता है उसको संविधान सभा ने 26/11/1949 को पारित करता है। इसीलिए कहा गया अंगीकृत, इस संविधान को अंगीकृत किया जाता है, अधिनियमित किया जाता है एवं आत्मकृत करने का वचन दिया जाता है संविधान सभा द्वारा। इस तरह प्रस्तावना में जो महत्वपूर्ण बातें हैं, इन्हीं बातों को, इन्हीं तत्वों को अचीव करने के लिए पूरा संविधान है। पूरा संविधान की कहानी हम आगे पढ़ते हैं, लेकिन प्रस्तावना को हम अब प्रस्तावना में 3 महत्वपूर्ण तत्व बाद में जोड़े गए जिस पर आज बहुत बहस होती है। आज कुछ लोग कहता कि समाजवादी शब्द जोड़ने की क्या जरूरत थी, पंथ निरपेक्षता, सेकुलर शब्द जोड़ने की क्या जरूरत थी। सेकुलर तो यहाँ धर्मनिरपेक्ष तो कहीं है ही नहीं, बहुत बात चलती है। लेकिन हम संविधान की बात करेंगे, हम संवैधानिक मसूलों की बात करेंगे, हम पॉलिटिकल बहस में नहीं जाते हैं, हम पॉलिटिशियन नहीं है, हम संविधान के एक शिक्षक हैं। इसलिए हम मानते हैं कि हमारा संविधान आज को सेकुलर कंट्री,
समाजवादी घोषित करता है और अखंडता को मजबूत करता है। अब आता है कि इस प्रस्तावना को क्या माना जाएगा। इस प्रस्तावना को संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर माना गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के जरिए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बात 1973 में कहा था। केशवानंद भारती केस में 1973 में यह कहा था कि प्रस्तावना संविधान का आधार स्तंभ है, बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। प्रस्तावना में संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, प्रस्तावना में संविधान के महत्वपूर्ण तत्व हैं, प्रस्तावना में संविधान के महत्वपूर्ण लक्षण हैं। इसको हम समाप्त नहीं कर सकते हैं। अगर समाप्त करेंगे तो पूरा संविधान का ताना बाना समाप्त हो जाएगा। इसे बेसिक स्ट्रक्चर को हम समाप्त नहीं कर सकते हैं। हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन संविधान में संशोधन करके संविधान के मूल ढांचे में कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। संविधान की प्रस्तावना में अब तक एक बार 42वें संशोधन के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए हैं। वो शब्द हैं समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और इस तरह से प्रस्तावना को हम कह सकते हैं कि हमारे संविधान का धरोहर है, संविधान का वह हिस्सा है जिसको हम बदल नहीं सकते हैं, जिस पे ऊपर हम गर्व करते हैं और हमारे संपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था इस पर गर्व करता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।